पंचायत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल साहब, हमारे संगठनों के बहुत ही वरिष्ठ साथी प्रोफेसर साहब, डीसी कश्यप साहब, डॉक्टर साहब और तमाम मंत्रासी, हमारे अतिथिगण और सामने बैठे सभी क्रांतिकारी बाबा साहब के अनुयायियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का कार्यक्रम यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से चल रहा है, जिस तरीके की इस कार्यक्रम की भव्यता है, इस कार्यक्रम का स्वरूप है, ठीक उसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य और विषय भी बहुत ही विशाल और गहरा है। भारतीय संविधान, जिसको कहने के बाद शायद दुनिया की कोई चीज ऐसी बचती नहीं है जो उससे महान हो, क्योंकि भारत का एक संविधान एक ऐसा संविधान है जिस संविधान को लेकर के पूरी दुनिया के अब तक 80 देशों ने अपना संविधान बनाया है। आप लोगों ने सुना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को यूएनए के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब मिला और उनके जन्मदिन को 14 अप्रैल को वर्ल्ड नॉलेज डे घोषित किया गया। तो ये ऐसे ही तो हुआ नहीं है। दुनिया में बिरले ही महापुरुष होते हैं जिन लोगों को इस प्रकार की ख्याति प्राप्त होती है। तो उस महान पुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, वो संविधान कम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस संविधान को लागू हुए आज 72 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 72 सालों में परिस्थिति ये निर्माण हुई है कि आज हम लोगों को बैनर लगाकर उसके अंदर सब्जेक्ट लिखना पड़ रहा है कि भारतीय संविधान जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, उस संविधान की रक्षा करना जरूरी हो गया। क्या समस्या आई, इस चीज को आज हम लोग इस मंच के माध्यम से समझने की कोशिश करें। प्रारंभ में आपको एक बात समझनी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर या फिर भारतीय संविधान की बात करें कि भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिए। हर वक्ता और अगर किसी को बोलने का मौका नहीं भी मिला, उनके भी मन और दिल में ये बात है कि आज मैं जहां बैठा हूं, जहां से बोल रहा हूं, या जिस तरीके का जीवन जी रहा हूं, जिस तरीके के अधिकार प्राप्त किए हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें भारतीय संविधान की वजह से। वरना हमें तो हमारा दुखड़ा सुनाने की भी इजाजत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आर्टिकल 19 लिखा और उसमें कहा कि तुम्हें बोलने का अधिकार, अब तुम्हें बोलने का अधिकार है, आप इसी चीज से अंदाजा लगा दो कि जब बाबा साहब की कलम आर्टिकल 19 पे चल रही थी और बोलने का अधिकार दे रहे थे और वो लिख रहे थे कि अब तुम्हें बोलने का अधिकार है, इसका मतलब है, इस बात से स्पष्ट साबित होता है, उससे पहले हमें बोलने का अधिकार नहीं था। बोलने का अधिकार था जिस संविधान की वजह से हमें प्राप्त हुआ। तो ये सारे अधिकार हमें संविधान से प्राप्त हुए। ये आप सभी लोगों को लगभग अब समझ में आ ही जाना चाहिए। भारतीय संविधान भले किसी ने देखा भी ना हो, पढ़ना तो दूर है, किसी के घर में होना दूर है, अगर नहीं भी देखा है तो दर्शन मैं करवा देता हूं। ये भारतीय संविधान है
जिसके अंदर आपको पढ़ने लिखने से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS तक बनने का अधिकार है और इस देश का राष्ट्रपति बनने का भी अधिकार इसी संविधान की वजह से। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मुझे पता है गांव देहात में बहुत कम लोगों ने इसको देखा होता, बहुत कम लोगों ने देखा होता है। पढ़ने लिखने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ये संविधान जो हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमें किसने दिया? ये संविधान हमें किसने दिया? वैसे तो इस संविधान को देने के लिए पूरी की पूरी संविधान समिति जो असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसका पूरा रोल है, मान लेते हैं। लेकिन कहीं पर भी जाओ सबका रोल बराबर नहीं होता। ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनाई गई तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे लोगों ने ड्राफ्टिंग का काम किया, ऐसा तो नहीं है। एक आध तो मर गया था, एक दो बीमार थे, एक दो बिजी थे, एक आध फॉरेन जाके बैठ गया था, तो सारा भार तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आके पड़ गया था। तो लिखने की सारी जिम्मेदारी, यानी ड्राफ्टिंग करने की सारी जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आई और इस महान दुनिया के महान संविधान को बनाने का पूरा जिम्मा बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आया। तो संविधान ने मैं अधिकार दिया, और संविधान किसने दिया? अगर एक नाम में कहें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन एक बात आज तक लोगों के समझ में ये नहीं आई कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर हमें किसने दिया? अगर किसी का जवाब होगा कि रमाबाई ने दिया, क्या सॉरी भीमाबाई ने दिया, किसी का जवाब हो सकता है कि रामजी सकपाल ने दिया, तो ऐसे तो पूरी दुनिया में सब बच्चे अपने माँ बाप से पैदा होते ही है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो कुदरत का नियम है। अगर हमने ये समझ लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें किसने दिया, तो शायद हमारी बहुत सारी, नहीं मैं मानता हूं कि 99% 99 समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर इतना समझ लिया। लेकिन यही बात लोगों को समझ में नहीं आई। नाम ले लिया, जय भीम कर दिया, जिंदाबाद कर दिया, बाबा साहब अमर रहे कर दिया, और हम संतुष्ट हो गए। हम इतना ही करके संतुष्ट हो गए, लेकिन हमारा दुश्मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वो हमेशा हमारे हक अधिकारों को समाप्त करने और फिर से हमें उसी जगह पर, उसी लाइन पर लाने के लिए रात और दिन काम करता है। 24 घंटे अगर कोई काम करता है तो हमारा दुश्मन करता है। भारत में सिर्फ 2 ही संगठन हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। बहुत सारे संगठन हैं जो 4 घंटे, 2 घंटे, कोई महीने में 1 घंटे, कोई 2 घंटे काम करता है। भारत में 2 ऐसे संगठन हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। उनमें एक है हमारे दुश्मन का संगठन, जिसे RSS कहा जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जाना जाता है, उसका असली नाम कुछ और ही। और दूसरा संगठन वामसे, जो 24 घंटे काम करता है। ऐसा कोई पल नहीं होता जिस समय वामसेव का कोई एक्टिविस्ट एक्टिव ना हो। देश में कहीं न कहीं इसकी गतिविधि चलती रहती है। तो हमारा दुश्मन जो काम कर रहा है वो हमें वापस उसी जगह पर ले जाने के लिए कर रहा है जो भारतीय संविधान से पहले। लेकिन हमारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने तो कार्यक्रम कर लिया, हमने तो इतना वो कर दिया, हमने तो नारा लगा दिया, हमने रैली निकाल दिया, हमने प्रदर्शन कर लिया, हमने धरना दे दिया, हमने संविधान की जय जयकार कर लिया। इसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं। आज मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए आया हूं ताकि हमारे बीच में जो हमारे दुश्मन के द्वारा एक बहुत बड़ी खाई जो निर्माण की है,
उस खाई को पाटा जा सके, उसे खाई को खत्म किया जा सके। इसके लिए बताना चाहता हूं आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें किसने दी। संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं, मगर बाबा साहब अम्बेडकर के निर्माता का अगर यहां बात आ गई तो सारी समस्या का समाधान। आज हम एक ऐसे महापुरुष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं जिन्हें हम लोग पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के नाम से जानते हैं, और वे साउथ में हुए, तमिलनाडु में हुए, इसके बारे में भी बात की, मैं रिपीट नहीं करूंगा। और आज उनकी जयंती उत्तर भारत में मनाई जा रही है, जबकि मैं समझता हूं कि आज से 20-25 साल पहले यहां के पढ़े लिखे लोग और विद्वान और अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चलाने वाले लोग भी पेरियार रामास्वामी के बारे में पूरा नहीं जानते होते। जो ट्राइब्स लोग हैं वो बिरसा मुंडा के बारे में पूरा नहीं जानते। ये वामसिक संगठन है जिसकी वजह से यहां से महापुरुषों की कतार शुरू होती है और वहां तक पहुंचती है, फिर भी पूरी नहीं होती, पूरी नहीं है। ये वामसिक की वजह से। और वामसिक संगठन जो है इसका फुल फॉर्म बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन है। तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, इसका मतलब है कि ये पिछड़े वर्गों का और उसमें से धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात आपको समझ में। तो ये ओबीसी का संगठन है। पिछड़ा, जहां पिछड़ा शब्द आ गया, बैकवर्ड आ गया, वहां पर बैकवर्ड कौन है? एससी बैकवर्ड है, एसटी बैकवर्ड है और ओबीसी बैकवर्ड है। और ये तीनों को मिलाकर एक ही नाम दिया गया, पिछड़ा, यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। तो यहां पर हम लोग जो मेहनत पिछले 40-45 साल से हमारे महापुरुषों ने जो इसको शुरू किया था बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में, उसको 20-25 साल, 22-23 साल तो हमें भी हो गया इसको करने के लिए कर रहे हैं। अब जाकर के ये रियल में वामसिक बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जब मैं पहली बार था तो वे एक राष्ट्रीय मंच को छोड़ करके या प्रदेश के मंच के ऊपर भी राज्य स्तर का प्रोग्राम जब हम लगाते थे, हमें बड़ी मेहनत करके एक आध किसी ओबीसी के भाई को लाकर मंच पे बिठाना पड़ता था दिखाने के लिए, और राष्ट्रीय अधिवेशन में उनको टिकट दे के बुलाना पड़ता था। टिकट दे करके बुलाना पड़ता था कि हम आपके आने जाने का टिकट देंगे, आप आइए, ताकि हम लोगों को बता सकें कि ओबीसी के लोग भी वामसेप में है। लेकिन आज उस जागृति का जो परिणाम आया है कि आज ओबीसी के लोग प्रोग्राम लगा करके हमें बुलाते हैं, और आज ये प्रोग्राम भी उसी का एक उदाहरण है। अभी मैं 13 तारीख को राजस्थान में एक प्रोग्राम में गया था, वहां आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के एक विशाल आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम के अंदर ओबीसी के लोगों द्वारा वो आयोजित प्रोग्राम था और उसमें हमें भी बुलाया और बोलने का मौका भी दिया। वो तो बहुत कुछ समझना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव था कि हम लोग नहीं इतना समझा पाए समय के अभाव में। तो हम लोग आते हैं अपनी जगह पर कि ये कैसे होगा समस्या का समाधान। इस बात को अगर हम समझेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में क्या क्या किया, उन चीजों से अपने आप मामला पूरा क्लियर होता जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के निर्माता यानी कि हमारे समाज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देने वाले अगर कोई महापुरुष थे तो वे छत्रपति साहू जी महाराज और सयाजी गायकवाड़। छत्रपति साहू महाराज अगर ना होते तो बाबा साहब अम्बेडकर सयाजी गायकवाड़ तक नहीं पहुंच पाते, और सयाजी गायकवाड़ तक नहीं पहुंचते या सयाजी गायकवाड़ अगर उनको फॉरेन एजुकेशन के लिए
वजीफा देकर के नहीं भेजते तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं बनते। आपकी और हमारी तरह वो भी भीमराव बन के रह जाते। ये बात आपके सामने तकरीबन 100 सालों से छुपाई जा रही है, और आपको जो पढ़ने का अधिकार मिला उसके बाद तो कंटिन्यू छुपाई जा रही है, कहीं नहीं बताई जा रही। ये तो बामसेफ है जिसने इसको उजागर किया है या सामने लाया है। तो बाबा साहब अंबेडकर के निर्माता छत्रपति साहू महाराज और सयाजी गायकवाड़ कैसे हैं कि आधुनिक भारत के अंदर जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले शूद्रों अतिशूद्रों के लिए तत्कालीन नाम, जिसको आज की तारीख में SC ST OBC कहा जाता है, उस समय उसको शूद्र और अतिशूद्र कहा जाता था। शब्दों का निर्माण समय के अनुसार होता है। सारे शब्द पहले से नहीं होते हैं, सारे शब्द अभी के नहीं होते हैं। शूद्रों अतिशूद्रों के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जो आंदोलन चलाया, जो शिक्षा का कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे साहू। एक बार जब सयाजी गायकवाड़ और साहू महाराज बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे, क्योंकि साहू महाराज जो है कोल्हापुर के रियासत के राजा, उनका ससुराल बड़ौदा में था। उनका ससुराल बड़ौदा में था, हालांकि सयाजी गायकवाड़ के घर में नहीं था। उनके कुछ जो अधिकारी होते थे उनके घर में था, लेकिन वो सयाजी महाराज साहू महाराज को अपना दामाद से समझते और इतना इज्जत देते थे। तो वे बैठकर कई बार बातें करते थे, तो उनके जीवन की जो समस्याएं भी शेयर होती थी। मैं लंबी चौड़ी बात में न जाकर आपको सिर्फ 2 उदाहरण दोनों राजाओं के दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि साहू महाराज के जीवन में कई सैकड़ों घटनाएं आई। उनमें से एक घटना थोड़ी ये थी कि जब साहू महाराज तालाब में स्नान कर रहे थे, तो जब राजा स्नान करते, भोजन करते या कोई और भी कोई काम करते, उस समय वहां पर मंत्रोच्चारण होता था। उस मंत्रोच्चारण के अंदर जो पंडित खड़ा था तालाब के किनारे पे और मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, वो पौराणिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, उसी समय कोई मंत्रों का जानकार व्यक्ति वहां पर पहुंच गया और उसने उनको टोका और कहा कि तू महाराज का अपमान कर रहा है। या तुझे महाराज, जब राजा स्नान कर रहे होते तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन तू पौराणिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। तो ये जब उनके बीच में बहस शुरू हुई तो वो भी, महाराज भी किनारे की तरफ आ गए और बोले, भाई काहे की बहस हो रही, क्या क्या झगड़ा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज ये पंडित आपका अपमान कर रहा है, इसको वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जबकि ये पौराणिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। और आप जब नहा रहे हैं तो ये मंत्रोच्चारण कर रहा है, उस समय नहाकर भी नहीं आया, बिना नहाया है, खुद नहाकर नहीं आया। सयाजी महाराज ने उससे पूछा, बताओ पंडित जी क्या बात है? तो थोड़ा करने लगा ऐसे, फिर राजा थे, थोड़ा दबाव बनाया, बता सच तक बात क्या है? तो वो कहता है कि महाराज आप राजा हैं, लेकिन आप क्षत्रिय नहीं हैं। हमारे धर्म के अनुसार आप क्षत्रिय नहीं हैं, आप शूद्र हैं। क्योंकि सयाजी महाराज, साहू महाराज जो है वो कुर्मी जाति के थे, जो उधर महाराष्ट्र उस साइड में उनको कुनभट भी कहते हैं, कुणबी भी कहते हैं, तंबोली भी कहते हैं, ऐसे जो किसानी के काम करने वाले, तो वो क्षत्रिय नहीं थे। ये उनको एहसास हुआ पहली बार और उनको लगा कि मेरा अपमान हुआ है, तो ये अपमान ने उनको एहसास करवाया और एहसास ने उनको जगाया। इसी प्रकार की घटना सयाजी गायकवाड़ के साथ होती है। जब उनके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, परिवार लंबा चौड़ा है, वहां पर पंडितों को कर्मकांड के लिए बुलाया जाता है और वहां पर पंडित
जो एक जैसे यहाँ पर स्कूल में है तो एक कमरा दे दिया उनके लिए, राजमहल में भी एक जगह दे दी उनको रहने के लिए। तो ब्राह्मणों का जो सिस्टम है उसके अनुसार उन्होंने मंत्रोच्चारण करके पवित्र किया, पानी छिड़क करके उसको पवित्र किया। पवित्र करने के बाद में उन्होंने अपना आसन लगाया, वहां रहे। रात हो गई, सुबह महाराज उठे और उन्होंने देखा कि भाई सभी लोगों का हालचाल लेते हैं तो शुरुआत पंडितों से ही करते हैं। वो पंडितों के उस स्थान की तरफ गए, जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे और वो पवित्र किए हुए क्षेत्र को नजदीक जाने लगे तो उन्होंने पंडितों ने कहा कि महाराज वहीं रुके। महाराज ने पैरों में देखा, आगे कुछ गड़बड़ तो है नहीं, कोई पानी कोई कीचड़ कोई कांटा तो है नहीं। उन्होंने कहा भाई आपने यहां क्यों रोक दिया मुझे? बोला महाराज ऐसे ही कोई बात नहीं, ऐसे ही, आप इससे आगे बताइए प्लीज। महाराज बोल रहे हैं कि यार मेरा महल है, मैं इससे आगे नहीं हूं, क्या मतलब है? जब महाराज उसको भी दबाव बनाकर पूछते हैं तो कहते हैं कि महाराज क्षमा कीजिए, आप राजा हैं लेकिन आप क्षत्रिय नहीं हैं, आप शूद्र हैं। और हमने जो एरिया पवित्र किया है मंत्रोच्चारण और पानी छिड़क के, इसमें अगर आपका प्रवेश हो जाएगा तो ये पुनः अपवित्र हो जाएगा, और अगर ये पुनः अपवित्र हो गया तो हमें फिर इसको पवित्र करने की मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप वहीं रुकिए, आगे बढ़िए। सयाजी गायकवाड़ ने सोचा महल मेरा, रात को जो खाया था वो अनाज मेरा, जो सामान दिया था वो मेरा, सामान में सब्जी में डालने के लिए नमक दिया था वो मेरा, और मेरा ही राजमहल मेरे जाने से अपवित्र हो रहा है। उनको बड़ा झटका लगा, ऐसे कई झटके लगे। उसकी वजह से वो परेशान और सोच रहे थे कि इस देश में इन लोगों के खिलाफ क्रांति कैसे आए। इस देश के अंदर सभी वर्गों में राजा हुआ करते थे, सभी वर्गों में, सभी जातियों में, लगभग जातियां बन चुकी थी उस समय, तो जातियों और वर्गों में राजा थे, जिसमें हम लोग यह कह सकते हैं कि सुहेल देव राजा थे, ठीक है ना। तो हर जो उन्होंने जातियां बनाई, वर्ग बनाए, जिसको नाम दिया, उसमें सब में राजा हुए। सयाजी महाराज जो बड़ौदा रियासत के राजा थे, वे उधर गुजरात के अंदर भरवाड़ कहते हैं, आपके इधर शायद पाल या गडरिया कहते होंगे, धनगर कहते होंगे। जो पशुपालन का काम करने वाली जातियां हैं वो गुजरात में भरवाड़ जाति, उस भरवाड़ जाति के थे, इसलिए वो शूद्र थे। इन लोगों ने जब प्लान किया कि इस व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए, तब उन्होंने ऐसी प्रतिभा की तलाश शुरू की कि जो आगे चल करके इस काम को अंजाम दे सके। और इस काम के लिए उन्होंने जिस प्रतिभा को चुना उसका नाम था बालक भीमराव। साहू महाराज उनके बारे में जानते थे, इसलिए साहू महाराज ने सयाजी महाराज से कहा कि एक बालक मेरी नजर में है कि अगर उसको हम लोग तैयार कर देते हैं, उसको हम लोग हायर एजुकेशन और उसके बाद फॉरेन एजुकेशन मिला करके तैयार करते हैं तो वो इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। ऐसा सोच करके साहू महाराज ने सयाजी गायकवाड़ को सिफारिश की कि आप इस बालक को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजो। आप लोगों को ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि जिस बाबा साहब अंबेडकर पर एससी एसटी के लोग, एसटी के लोग भी नहीं, सिर्फ एससी के लोग और एससी में भी कुछ एक दो जातियों के लोग ये अधिकार जमाए बैठे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर तो हमारे हैं। बाबा साहब अंबेडकर को यहां तक इस मुकाम पर लाया किसने, ये जानना जरूरी है, इसलिए ये बात बता रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा जाता है। बाबा साहब अंबेडकर के सामने शर्त रखी जाती है। बाबा साहब अंबेडकर के साथ में लगभग मुझे कंफर्म नहीं हो 30 लोग तो गए थे एजुकेशन के लिए, 30 स्टूडेंट थे। 30 स्टूडेंट बाबा साहब के साथ में सयाजी महाराज ने 30 बच्चों को, 30 छात्रों को छात्रवृत्ति यानी कि वजीफा दिया था।
उसमें एक बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, भीमराव अम्बेडकर भी थे। लेकिन 29 स्टूडेंट्स के लिए कोई शर्त नहीं थी, वजीफा लो, जाओ और पढ़ो। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर, जो डॉक्टर अम्बेडकर बाद में बनते हैं, उस भीमराव अम्बेडकर के लिए एक शर्त थी। सयाजी महाराज शर्त रखते हैं। क्या शर्त रखते हैं? कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस बड़ौदा आना होगा और यहां मेरे यहां नौकरी करनी होगी। इस शर्त पर मैं तुम्हें भेजता हूं। अब वो तो स्टूडेंट थे, उनको तो इतना कोई वो नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे दो, मैं वापस आकर नौकरी करूंगा। अब वो शर्त 29 स्टूडेंट के लिए नहीं थी और एक के लिए क्यों थी? क्योंकि सयाजी महाराज और साहू महाराज दोनों जानते थे कि वहां जाने के बाद में कोई ऐसा नहीं होता जिसकी आंखें ना चकरा जाए। जब फॉरेन में कोई जाएगा, वहां की व्यवस्था देखेगा, वहां का रहन सहन देखेगा, वहां के ऐशो आराम देखेगा, तो दिमाग तो अपने आप ही सेटल हो जाएगा। और दिमाग सेटल हो गया तो आगे वही सेटल हो जाएगा। और अगर ये वापस नहीं आया तो जो हम सोच रहे हैं वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि तुम्हें वापस आकर के यहां पर नौकरी करनी है। अब वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के लिए जाते हैं, एडमिशन होता है, सारा हर दिन गुजरता है और हर दिन में उनको 1 या 2 बार याद आता है कि मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करके वापस बड़ौदा जाना है और वहां मुझे नौकरी करना है। इस विचार ने बाबा साहब अम्बेडकर को वहां सेटल नहीं होने दिया, वरना वो भी हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। मानव मानव होता है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है ये आगे बात। तो उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि मुझे वापस जाना है और उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद, जो भी परिस्थितियां, लंबा थोड़ा मैटर है, मैं तो आपको संक्षिप्त में समझा रहा हूं कि जब वो वापस आए और कहा सयाजी महाराज को कि मैं आपके वादे के अनुसार वापस आ गया हूं और आपने कहा था कि मुझे मेरे यहां नौकरी करनी है, तो मुझे काम दो, क्या करना है? बाबा साहब अम्बेडकर को एक अच्छी पोस्ट दी गई और रख दिया गया। लेकिन सयाजी महाराज का उद्देश्य नहीं था कि इसको नौकरी करवाना। नौकरी करवाना उद्देश्य नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया? जानबूझ करके उनका चपरासी यानी पियोन ब्राह्मण को लगाया। वो ब्राह्मण भी उसके साथ ऐसा ही, बाबा साहब के साथ ऐसा ही व्यवहार करता था। वो भी फाइलें चिमटे से पकड़ कर देता था, सुबह घर से नहा कर नहीं आता था। तो उसके जो साथी दूसरे पियोन होते थे वो पूछते थे, अरे पंडित जी आप सुबह नहा के क्यों नहीं आते? बोला यार सुबह नहा के आता हूं, फिर शाम को घर जाता हूं तो बीवी कहती है कि अछूत के ऑफिस में था, दोबारा 2 बार नहाना पड़ता है, इसलिए मैंने अब प्लान चेंज कर दिया कि सुबह नहाता ही नहीं और शाम को घर जाके नहा। जब तक बीवी के साथ रहूंगा तब तक नहाया हुआ रहूंगा, सुबह बिना नहाया आ जाता। ये व्यवहार हुआ या किया गया, ये बात समझने और सोचने वाली है। जब इस बात से और भी कई बातों से आहत आकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने कंप्लेन की बड़ौदा महाराज से, तो बड़ौदा महाराज ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और वास्तव में नहीं कर सकते थे। अगर वो डॉक्टर अम्बेडकर, उस समय के डॉक्टर अम्बेडकर की अगर मान लीजिए मदद करने लायक होते तो सबसे पहले अपनी मदद करते ना, सबसे पहले अपनी मदद करते कि उनके ही महल में उनको नहीं आने दे रहे थे। जब वो मदद करने लायक नहीं थे तभी तो डॉक्टर अम्बेडकर को तैयार कर रहे थे और नौकरी करवाना उद्देश्य नहीं था। इसलिए 11 ही दिन में मामला रफा दफा। 11वें दिन बाबा साहब अम्बेडकर सयाजी महाराज ने कह दिया कि भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, नौकरी आपको करनी है तो करो, ना करो आपकी मर्जी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जहां मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है मैं नौकरी नहीं कर सकता। सयाजी महाराज कहते हैं आपकी मर्जी। उनको मालूम था ना कि इसको नौकर बनाने के लिए थोड़े ना लाया वापस वहां से, इसको नौकर बनाने के लिए नहीं लाया। वो जानते थे कि सोना है, जब तक आग में नहीं झोंकेंगे कुंदन बन नहीं सकता। वो जानते थे सोना है, लेकिन कुंदन बनाना है तो आग में झोंकना पड़ेगा। वो जानते थे कि लोहा है,
लेकिन ये भी जानते थे कि आग में डाले बिना ये फौलाद नहीं बन सकता। नौकरी करवानी थी, अच्छी तनख्वाह देकर करवा देते, फॉरेन एजुकेशन लेकर के आया हुआ बंदा था, लेकिन उद्देश्य ये नहीं था। इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा में उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर संकल्प लेते हैं, जिसे संकल्प भूमि कहा जाता है, पहले तो बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, थोड़ा आंखों में पानी भी आ जाता है, रोने लगते हैं, लेकिन तुरंत ही अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं क्या बस यही, और वहां संकल्प लेते हैं कि इस असमानता पर आधारित व्यवस्था को अगर जड़ मूल से खत्म नहीं किया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, और वहां से निकल जाते हैं। और निकल जाते हैं तो उसके बाद सयाजी महाराज उनके पीछे एक आदमी को लगाते हैं, एक एडवोकेट को लगाते हैं कि पता करो कि ये कहां जाता है, क्या करता है। छोड़ना नहीं है, छोड़ने सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब वो डेली जाकर के उनके पास में बैठता है, बाबा साहब अम्बेडकर के पास, और बात करता है, कहता है क्या इरादा है आगे करने का, ऐसा वैसा घुमा घुमा के। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के आया हूं, पहले तो मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, क्योंकि बड़ौदा रियासत के अंदर से जो स्कॉलरशिप उनको दी जा रही थी, उसको बीच में बंद कर दिया गया था, और बंद किया था या करवाया गया था जब उनको वापस लाना भी था। अब उनके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जब इच्छा जताते हैं, वो इंफॉर्मेशन सयाजी महाराज के पास जाती है, टाइम टू टाइम जाती है कि इस डॉक्टर अम्बेडकर तो कह रहे हैं मुझे और पढ़ना है, मेरी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और उसके लिए पैसा नहीं है। तो सयाजी महाराज कहते हैं चलो पैसे का बंदोबस्त कर देते हैं, भेजो इसको पढ़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर को वो उनका साथी वो कहता है कि अगर सयाजी महाराज ने आपकी पहले मदद की है तो अब भी कर सकते हैं, उनसे मांग लो। अब बाबा साहब अम्बेडकर भी कम स्वाभिमानी नहीं थे, थोड़ा झटका तो उनको लगा ही था, वहां से 11 दिन की नौकरी करके निकले थे, फिर उसी आदमी के सामने जाकर के फिर गिड़गिड़ाना वो उचित नहीं समझते थे। उन्होंने कहा कि मैं सयाजी महाराज से तो दोबारा आर्थिक सहयोग के लिए नहीं कहूंगा, कह ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में फिर वो रिपोर्ट वहां जाती है कि वो तो मानने वाला नहीं है, और सयाजी महाराज कहते हैं इसको भेजना है। अब मशक्कत चलते 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 सयाजी महाराज उस एडवोकेट को एक सलाह मशवरा देते हैं और कहते हैं कि तुम डॉक्टर अम्बेडकर को ये पूछो कि तुम अगर मान लो वजीफा स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहते तो क्या एजुकेशन लोन ले सकते हो, मतलब लोन तो ले सकते हो, उधार तो ले सकते हो किसी से। बाबा साहब अम्बेडकर को वकील ने पूछा कि आप क्या उधार ले सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते मुझे कौन उधार देगा, मुझे उधार देने वाला भी कौन है, और अगर कोई है होता है तो उधार मैं ले लूंगा ताकि उसको लौटा सकूं, उसको लौटा दूंगा, लेकिन अब मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। अब साहब उस समय डॉक्टर अम्बेडकर जैसे उस समय के व्यक्ति को जो अछूतों की गिनती में आने वाला है, कौन लोन देने को होगा तैयार। उस वकील ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर मैं तुम्हारे लिए पैसे का बंदोबस्त करूं तो क्या तुम वापस तो लौटा दोगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं तो वापस लौटा दूंगा, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन तू कहां से करेगा इसकी तो गारंटी दे, तू भी तो मेरे जैसा ही भगड़ है, दोनों आधी आधी चाय पी के उठते हैं। तब वो कहता है कि ये तो मैं करवा दूंगा, कहीं से भी करवाऊं, लेकिन तुम तैयार हो। बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय सयाजी महाराज के द्वारा 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भेजा जाता है उस वकील के माध्यम से। 5,000 रुपए किस समय, जिस समय भारत के 1 रुपये का अमेरिका के $13 के बराबर कीमत था। भारत का 1 रुपया और अमेरिका का $13 बराबर होता था। उस समय 5,000 रुपए उनको जब आर्थिक सहयोग दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर रेडी हो गए जाने के लिए, अपना सामान वामान समेट लिया। अब जहाज की तरफ चढ़ने लगे तो जहाज की 3 सीढ़ी पर
चढ़ने के बाद में पीछे मुड़े और पीछे मुड़ करके उन्होंने वो वकील साहब से पूछा कि अरे वकील साहब आप तो बता दो कि मैं वापस आऊं तब आप रहो ना रहो या मिलो ना मिलो, ये पैसा देना किसको है? मैं वापस आके ये पैसा किसको दूं, ये तो बताओ, किससे लाया है? उस समय वो एडवोकेट कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, एक शर्त पे नाम बताता हूं कि तुम्हारे कदम जहाज से नीचे नहीं ऊपर चढ़ने चाहिए। तुम जहां खड़े हो इससे नीचे नहीं आओ, ऊपर चढ़ो तो नाम बताता हूं, और इसके लिए मुझे पूरा विश्वास दिलाओ। तब बाबा साहब ने कहा कि मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूं कि मैं नीचे नहीं उतरूंगा, लेकिन मुझे नाम बता दो कि पैसा मुझे वापस देना कैसे। तब वो एडवोकेट कहता है कि 5,000 रुपए आपको सयाजी गायकवाड़ साहब ने भेजे, सयाजी महाराज ने भेजे। बाबा साहब अंबेडकर उसी जगह थम से खड़े रह जाते हैं, ना तो कदम नीचे की तरफ जा रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ क्षण के लिए एकदम से जैसे बिल्कुल ही काटो तो खून नहीं, ऐसी बात हो जाती है, उनको लगता है। लेकिन तुरंत ही जब वो अपने आप को संभालते हैं, वो संभालते हैं, तो पाते हैं कि उनकी आंखों से पानी बह रहा है। उनकी आंखों में पानी आ गया कि मेरे जैसे व्यक्ति को पहले वजीफा देने के बाद फिर से मुझे दोबारा से 5,000 रुपए की। अब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हमारे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने में थोड़ा फर्क रहता है। पढ़ने का भी नजरिया होता है, पढ़ाई भी एक चीज होती है। जैसे अखबार पढ़ते हैं ना हमारे लोग, तो अखबार पढ़ के फेंक देते हैं, पढ़ लिया। अखबार में क्या होती है? खबर, और खबर के पीछे क्या होती है? खबर, वो नहीं लेते। खबर के पीछे क्या होती है? वो खबर नहीं लेते, पढ़ लिया पूरा, वैसे ही पढ़ते हैं हमारे। बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना आपने, संविधान के बारे में बहुत बातें कर लेते हैं, संविधान के बारे में इतना बातें कर लेते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो हिंदुस्तान, संविधान के 395 वाले आर्टिकल पे बात कर लेंगे, 372 वाले पे कर लेंगे, 340 वाले पे कर लेंगे, पहले का पता ही नहीं। आर्टिकल प्रथम, पहले आर्टिकल का पता ही नहीं, अनुच्छेद 1 का पता ही नहीं है। इंडिया दैट इज भारत, नॉट हिंदुस्तान। लेकिन बोलते हैं क्योंकि जुबान पे चढ़ गया, और उन्होंने 70 सालों में चढ़ाया। भाषण दो, उसके बाद जय हिंद। अभी भी बहुत सारे लोगों को सुनता हूं जब भाषण देकर के उतरते हैं, जय हिंद जय भारत। एक बोलना यार, जय हिंद भी है, जय भारत भी है। ये जानकारी के अभाव की बात बता रहा। हम लोग गंभीरता से नहीं लेते, पढ़ते नहीं। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जब ये बात हमने लोगों को बताई, तो लोगों ने मुझे कहा कि ये बात आपने कहां से लाई? बामसेव के बैनर के ऊपर तो सयाजी महाराज की तस्वीर तक नहीं लगाई जाती थी, क्योंकि सयाजी महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को विपरीत परिस्थितियों में साथ नहीं दिया। इसलिए सयाजी महाराज की तस्वीर बामसेव ने अपने बैनरों पर लगभग समझ लीजिए कि 2009 तक नहीं लगाई। 2010 में पहली लगाने वाले हम लोग, पहली बार लगाने वाले नहीं हम। तो ये जानकारी हम आपको कहां से मिली? हमें पूछते हैं लोग। उसी घर में जब बैठा हूं और मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ये जानकारी दे रहे, जानकारी आपने लाई कहां से? उसी की अलमारी के अंदर बाबा साहब के 22-23 वॉल्यूम रखे हुए, और इतने बढ़िया सजा के रखे हुए हैं कि शायद लाए थे उस दिन रखे थे, उसके बाद में उनको दोबारा हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ दिखाने के लिए रख दिया था कि देखो मेरे घर में बाबा साहब के सारे वॉल्यूम। पढ़ते नहीं। मैंने कहा बाबा साहब अंबेडकर के वॉल्यूम में ही बाबा साहब अंबेडकर को के हाथों से लिखा हुआ लेटर है, राइटिंग एंड स्पीच जो बाबा साहब के वॉल्यूम है, उसके अंदर उनके हाथों से लिखा हुआ लेटर है सयाजी महाराज को। जब बाबा साहब अंबेडकर वहां से एजुकेशन पूरी करके वापस आ गए, आने के बाद में परिस्थितियों के अनुसार और वादे के अनुसार जब पैसा वापस नहीं लौटा पाए, तो बाबा साहब अंबेडकर ने उनको एक खत लिखा, और उसमें लिखा कि मैं समय के अनुसार आपका पैसा लौटा नहीं सका, देरी हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन बहुत जल्द सूद समेत यानी ब्याज समेत आपका पैसा लौटा दूंगा। ये बाबा साहब अंबेडकर ने खूब लिखा, और वो राइटिंग में उनके वॉल्यूम में है।
पढ़ते नहीं हमारे लोग, घरों में रख लेते लाके। तो ये जो बात हुई वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर को वहां पहुंचाने में, इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक दूंगा आपको कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जीत हासिल कर ली, यानी कि जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, 4 अधिकार प्राप्त कर लिए, वो 4 अधिकार या कम्युनल अवार्ड नाम नहीं था, वो भारत के मूल निवासी बहुजन समाज की वास्तविक आजादी थी, वास्तविक आजादी। अगर पुनः पैक्ट ना होता, अगर इस प्रकार का कोई भी मामला ना बनता, अगर ये भूख हड़ताल पे गांधी जी नहीं बैठते, तो शायद आज हमें यहां पर बैठकर ये मंच लगा करके ये धार्मिक सब भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ती, देश की समस्याओं का समाधान हो गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने प्रस्ताव रखे थे, उसकी खबर जैसे ही सयाजी महाराज को मिलती है, सयाजी महाराज का लंदन में हाउस था, बड़ौदा हाउस, वहां पर वो रहते थे और वो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब ये बात सुनी, उसके बाद में सयाजी महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि तुम्हारे साथ कितने साथी आए हुए हैं? तो बाबा साहब ने कहा भाई जो भी रहे होंगे उस समय के। तो बोला आपको और आपके साथियों को आज शाम का भोज मेरे यहाँ, मैं भोज पर आमंत्रित करता हूं, डिनर पर आमंत्रित करता हूं। तो डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं तो आएंगे। अब सयाजी महाराज अपने महल में जाकर के, यानी अपने बड़ौदा हाउस लंदन में जाकर के, अपने नौकर चाकर को सबको इकट्ठा करके मीटिंग लेते हैं और कहते हैं कि आज कोई गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए सारी व्यवस्था करो, 50 लोगों का खाना बनाओ, 40 का बनाओ, ऑर्डर दिया। उसके बाद में वो खुद ये गमला सही करो, ये बदलो, या टूटा हुआ है, ये पर्दा ठीक नहीं है, इसको चेंज करो, ये थोड़ा वो कर दो, इस सामान को वहां रखो। इस प्रकार से सयाजी महाराज खुद उस समय खड़े रहकर काम करवा रहे होते हैं। तो उनकी महारानी पूछती कि महाराज भोज तो यहाँ आपके रोज होते रहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना हो, और आप कह देते हैं 100 लोगों का बना देना, 50 का बना देना, 40 का बना देना, लेकिन आज ऐसा क्या है? कौन वीवीआईपी आ रहा है जिसके लिए आप खुद पैरों पे खड़े हो? आप खुद पैरों पे खड़े हो, ऐसा कौन वीवीआईपी आ रहा है? तो महाराज मुस्कुरा कर कहते हैं महारानी को कि महारानी जी ये तो थोड़ा सस्पेंस का मामला है, ये तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, अभी मैं आपको नहीं बता सकता। उसके बाद में जब समय होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने टीम के साथ में वहां जाते हैं, तो उनके तो बंगले भी बड़े बड़े होते हैं, आधा किलोमीटर दूर तो मेन गेट होता है, महल अंदर होता है, वहां से उधर अंदर जाना पड़ता है। तो गेट से संदेश आया कि कोई आपसे मिलने आएगा। तो महाराज पैदल ही रवाना हो गए 500 मीटर गेट तक। वो रवाना हो गए तो उनकी महारानी भी उत्सुकता में उनके साथ, ऐसा कौन वीआईपी इसको महाराज खुद पैदल चलकर गेट तक लेने जा रहे हैं, कह देते हैं ले आओ अंदर, ठीक है, लेकिन खुद जा रहे हैं। महारानी भी साथ साथ में जा रही, उत्सुकता से देखने के लिए कौन है। जब वो गेट पर जाते हैं तो गेट पर जाने के बाद में महारानी कहती है कि अरे महाराज ये तो अपना भीमराव है, ये तो अपना भीमराव है। तो महाराज कहते हैं यही हमारा वीवीआईपी है आज का। बोला ये वीवीआईपी? बोला हाँ ये है वीवीआईपी, और इसी के लिए भोज रखा हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर वेलकम करके वो ले जाते हैं, और जब डाइनिंग हॉल में जाते हैं, भोज शुरू होता है, उससे पहले थोड़ी मीटिंग होती है, बातचीत होती है, चर्चा होती है। उस समय उनके और भी बहुत सारे गेस्ट बुलाए हुए होते हैं। तो जो सारे गेस्ट वहां पर थे, उनके सामने सयाजी महाराज बाबा साहब अम्बेडकर के कंधे पर हाथ रख करके क्या कहते हैं अपने अतिथियों को? वो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर है
जिसने भारत में जो काम 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाए, जो अल्लाह रब या खुदा या भगवान ईश्वर कोई नहीं कर पाया, वो काम इस डॉक्टर अंबेडकर ने वो काम इन्होंने करके दिखा दिया। और उस समय डॉक्टर अंबेडकर की तरफ देख करके सयाजी महाराज कहते हैं कंधे पे हाथ रख के कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न हमें मिल गया। वर्ड है, ये शब्द है, ये शब्द है उनके। वो क्या कहते हैं, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न, जो पैसा हमने लगाया था, जो मेहनत की थी, जो डॉक्टर अंबेडकर को इस काम के लिए तैयार किया था, आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये साबित कर दिया। वो सारे हक और अधिकार ले लिए, भारत की उस व्यवस्था को धराशायी कर दिया। ये है उनके निर्माता। और इस काम के लिए जितना काम सयाजी महाराज ने किया, साहू जी महाराज ने, उतना और किसी ने नहीं किया। वहां तक ले जाना, मीटिंगों में, लोगों में, उनके लिए मीटिंग्स बनाना, उनके घर में जाना, उनको अपने घर में बुलाना, एक समान व्यवहार करना और समाज के लोगों को संदेश देना कि अब सिर्फ और सिर्फ यही तुम्हारा नेता है, सिर्फ और सिर्फ यही तुम्हारा नेता है। ऐसे सयाजी महाराज, जिनका भी मैं आपको यहां सबूत देना चाहूंगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरी बातें हवा हवाई नहीं। हम कोई बात बिना तथ्य के नहीं करते हैं, बिना खोजबीन के नहीं करते। सयाजी महाराज का उनके जीवन में, उनके निर्माण में क्या योगदान है, ये बाबा साहब अंबेडकर खुद साबित करते हैं। आप लोगों को पता होगा, साहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 को अपने राज्य क्षेत्र में 50% आरक्षण गैर ब्राह्मणों के लिए लगाया। ये काफी लोगों को पता है ना, बहुत सारे लोगों को पता है कि 26 जुलाई को उन्होंने उनकी भाषा में उस समय कहते थे ब्राह्मणोत्तर, यानी ब्राह्मणों से बाहर 100% ब्राह्मण होते थे, उसकी जगह उन्होंने 50% शूद्रों और अति शूद्रों के लिए पद आरक्षित कर दिए। पटवारी से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी तक 50% रिजर्वेशन दिया। 26 जुलाई 1902 क्या है 26 जुलाई? 26 जुलाई छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मदिन, जिसे बदमाशों ने शायद 2006 में एक झूठा इतिहास किसी साहित्यकार से लिखवा करके उसे 26 जून कर दिया ताकि डॉक्टर अंबेडकर का इनका तालमेल जो आपस में ना बैठे। ये दुश्मन लाख दिन काम कर रहा है। उदाहरण दे दिया पहले शुरू, लाख दिन काम कर रहा। मैं कंफ्यूजन था मानसिक में, जब से आया था तब से मैं 26 जुलाई पढ़ रहा हूं और अभी मैं 7-8 साल से देख रहा हूं साहू महाराज की धर्म जयंती का मामला 26 जून, सारी बधाई 26 जून। मैं रुकता नहीं, मैं उसकी जब तक जड़ तक नहीं पहुंचता हूं तब तक रुकता नहीं। मैंने छानबीन की, छानबीन करके पता लगाया कि 2006 में महाराष्ट्र के एक इतिहासकार को, जिसको कई बार सरकार ने अवार्ड दिए, उसके आधार पर एक झूठी कहानी लिखवा करके और उनको जो है 26 जून किया गया, जबकि वो 26 जुलाई। अब जो बात बता रहा हूं आपको कि 26 तारीख बाबा साहब अंबेडकर का, सॉरी साहू महाराज की जन्मतिथि है। बाबा साहब अंबेडकर संभवतया मतलब लगभग हर वो महान काम करते हैं उसके लिए 26 तारीख चुनते हैं। जहां तक संभव था, बड़ा काम संविधान लिख करके तैयार हुआ, संविधान सभा में पेश करना था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा 26 नवंबर को पेश हो। 26 नवंबर को ही पेश हो गया। संविधान सभा में बात चली कि चलो ठीक है 26 नवंबर को इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब बताओ लागू कब से होगा? बोला 26 जनवरी से। और
जब भारतीय ध्वज की बात आई, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा, जिसको ये लोग बदमाश लोग तिरंगा कहते हैं, इस ध्वज की बात आई, तो ये ध्वज 22 जुलाई 1947 को तैयार हो गया। 22 जुलाई 1947 को तैयार हुआ, संविधान सभा ने उसे मान्यता मिली। लेकिन उस समय क्या था, उस समय ये 3 पट्टी 3 कलर की और बीच में चरखा था, बीच में चरखा था। बाबा साहब अंबेडकर को चरखा बड़ा अखरा, वो उसको रखना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी सोच थी वो बहुत हाई लेवल की सोच। उन्होंने कहा हमारा नेशनल फ्लैग जो है, ये जैसे देश को मैं धर्मनिरपेक्ष बना रहा हूं, संविधान को धर्मनिरपेक्ष बना दिया, ठीक उसी तरीके से हमारा नेशनल फ्लैग भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, अर्थात इसमें सभी धर्मों का समावेश होना चाहिए, सभी धर्मों को स्थान मिलना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने 26 जुलाई 1948 को इस ध्वज को अंतिम रूप देते हुए चरखे को निकाल के बाहर फेंका और धम्म चक्र को स्थापित किया। ये तारीख थी 26 जुलाई, ये तारीख थी 26 जुलाई। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में, जैसा कि हम कहते हैं कि उन्होंने 3 लोगों को अपना धर्म गुरु माना, सॉरी सामाजिक गुरु माना, जिसके अंदर तथागत गौतम बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, दूसरे शायद कबीर है, और तीसरे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। लेकिन ये तीनों ही लोग बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में नहीं है। लास्ट वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो है, वे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले भी, यानी कि राष्ट्रपिता फूले की परिनिर्वाण के बाद बाबा साहब का जन्म होता है। वो 90 में एक्सपायर होते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का 91 में जन्म होता है, यानी वो अपने जीवन का कोई हिस्सा नहीं रहे। जो बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में नहीं है, उनको उन्होंने गुरु माना, और जो बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में रहे, उनको बाबा साहब अंबेडकर ने अपना आदर्श माना। और वो आदर्श पुरुष बाबा साहब अंबेडकर के लिए कोई आदर्श पुरुष था, वो साहू महाराज था। इसलिए उन्होंने हर कोई न कोई बड़ा कदम उठाया तो उनके जन्मदिन को समर्पित किया। एक भी 14 अप्रैल को समर्पित नहीं किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई कार्य 14 अप्रैल को नहीं किया, या ये नहीं साबित किया कि मैं 14 अप्रैल को शुरू कर देता हूं। उन्होंने साहू महाराज के जन्मदिन 26 तारीख को ध्यान में रखकर किया। तो ये बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, उन बाबा साहब अम्बेडकर के निर्माता, जिसको आज कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडेंटिफाई है उसके आधार पर अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, उस समय उनको शूद्र अति शूद्र कहा जाता था। यही शूद्र और अति शूद्र बाबा साहब अम्बेडकर के निर्माता है। मगर ये जानकारी न तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को पता है, न एससी और एसटी के लोगों को मालूम है, और न ओबीसी के लोगों को मालूम है। अब इस चीज को थोड़ा और ज्यादा प्रूव कर लेते हैं, ताकि जो भावना ओबीसी के लोगों के अंदर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, बाबा साहब के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई है, पैदा की गई है, डाली गई है, वो थोड़ी दूर हो जाए। बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि मेरे निर्माता कौन है, और लास्ट में तो बाबा साहब ये भी समझ गए थे कि मेरा निर्माण ही क्यों हुआ, मुझे यहां तक लाया ही क्यों गया, मुझे किस उद्देश्य के लिए इन दो महान पुरुषों ने मेरे पीछे अपना जीवन लगा दिया। वो जानते भी थे और उनको ज्ञान भी हो गया था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके की हम बात करते हैं कि बाबा, अगर ओबीसी जिसको आज बैकवर्ड कहा जाता है, जिसको बैकवर्ड कहा जाता है, ये कास्ट में कन्वर्ट किया गया, ये कास्ट नहीं है, ये क्लास है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया वो क्लास है,
अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको हिंदी में कहते हैं पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। लेकिन आज हमारे दुश्मनों ने उसको कास्टिज्म को और महत्व देने के लिए उन्होंने इसको कह दिया अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी अन्य पिछड़ी जाति। ये भी एक षड्यंत्र है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो अदर बैकवर्ड क्लास कह दो या कास्ट में बदला हुआ नाम है, हम कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। इस वर्ग के पिता, इस वर्ग के पिता, पिता किसको कहते हैं? जन्मदाता को ना। तो इस वर्ग के जन्मदाता कौन है? बाबा साहब अंबेडकर है। भारत में पहली बार बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान लिख रहे थे, तो आर्टिकल 340 के तहत जब उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उनको 340 में इसी अन्य पिछड़ा वर्ग को, यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो पहले से शेड्यूल्ड हो गई थी, जिनकी अनुसूचियां बन चुकी थी, लिस्टेड हो गई थी, उसके अलावा भी बाबा साहब जानते थे कि एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, तबका है, जो अधिकार वंचित ही नहीं है, उसका शोषण एससी और एसटी से भी ज्यादा होता है। क्योंकि एससी और एसटी तो अनटचेबल हो, जो पास में रहता है उसका शोषण ज्यादा होता है, उससे बेगार निकलवाई जाती है, उससे काम करवाया जाता है, उससे मेहनत करवाई जाती है, उसका अनाज लूटा जाता है, उसके पशुओं को लूटा जाता है, उसकी बहन बेटियों को लूटा जाता है। जो नजदीक है उसका ना, जो अनटचेबल है, गांव से बाहर है, वो तो तुम उठाएंगे। बाबा साहब जानते थे इस वर्ग के बारे में, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वर्ग के लिए एक नाम बनाया और उसको नाम दिया पिछड़ा वर्ग। अब अधिकार देने की बात आई, अधिकार हमारे लोग रिजर्वेशन के पूरे स्कूलिंग को आरक्षण नाम देते हैं, बस और कुछ नहीं देते, सिर्फ आरक्षण। संविधान ने हमें क्या दिया? आरक्षण। आरक्षण से क्या हुआ? पेट का बंदोबस्त, रोजी रोटी का बंदोबस्त, ये हुआ। लेकिन अगर ये बात कहें कि ये अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, जिसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने पहली बार हंटर कमीशन के सामने रखा था कि इस देश के अंदर कानून बनाने वाली समितियों के अंदर हमारी प्रतिभागिता नहीं है, हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, इसकी वजह से एक वर्ग विशेष यानी ब्राह्मण अकेले ही निर्णय लेते हैं, चाहे क्षत्रियों के भविष्य का निर्णय लेना हो, चाहे वैश्यों के भविष्य का निर्णय लेना हो, चाहे वो वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का या अतिशूद्रों का कोई निर्णय लेना हो उनके जीवन का, तो सिर्फ ब्राह्मण लेते हैं। ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन के सामने ये डिमांड रखी कि हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसी मामले को आगे चल करके साहू जी महाराज के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे दो भास्कर राव जाधव, उनके दोनों के माध्यम से साहू महाराज ने साउथ ब्रो कमीशन के सामने रखवाया। और यही मामला जब बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में कलम आई, कलम जब हाथ में आई, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले प्रतिनिधित्व का मामला बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले ओबीसी को दिया या देना चाहते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर अगर इस शब्द के निर्माता हैं, यानी ओबीसी वर्ग के पितामह हैं, यानी पिछड़े वर्ग के निर्माता हैं, तो वो जब आर्टिकल 340 लिख रहे होते हैं, जिसकी जानकारी नेहरू जी को होती है, और नेहरू जी सोचते हैं कि अगर ये इसमें डॉक्टर अंबेडकर सफल हो गए तो हमारी नींव खिसक जाएगी, हमारा धरातल खिसक जाएगा, क्योंकि एससी एसटी तो निकल ही गया हमारे हाथ से। और ओबीसी जिसके आधार पर हम आजाद भारत के अंदर वोटिंग या लोकतंत्र में राज कर सकते हैं, वो अगर खिसक गया हमारे हाथ से तो मामला हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला करके बढ़िया तरीके से उसको पढ़ाया, समझाया और कहा, डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें अछूतों में शामिल कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर तुम लोगों को भी अछूतों वाली लिस्ट में डाल रहे हैं। सरदार पटेल तो वैसे पटेल तो थे ही थे तो कुर्मी, लेकिन जो चौधरी, पटेल, पाटीदार ये शब्द होते हैं ना, ये गांव के गमेती ऐसे शब्द होते हैं, तो उसके अंदर वो पटेल थे
और पटेल थे, पटेल के बाद में फिर तो गांधी जी ने उनको सरदार कह दिया, तो थोड़ा और ज्यादा ऊंचे हो गए। नेहरू जी ने कहा कि ये तुम्हें अछूतों में शामिल कर रहा है डॉक्टर अम्बेडकर, तुरंत जाओ उसको रोको। अब सरदार पटेल जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के पास और बाबा साहब अम्बेडकर से जाकर सवाल करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हु इज द बैकवर्ड? क्या सवाल करते हैं? हु इज द बैकवर्ड? बाबा साहब तुरंत समझ जाते हैं कि ये सवाल इसकी खोपड़िया का नहीं है। ये जो पूछ रहा है या बोल रहा है, ये सवाल इसकी खोपड़ी का नहीं है, इसके दिमाग का नहीं है। और जब सवाल ही इसके दिमाग का नहीं है, तो अगर मैं उत्तर दूंगा तो ये समझेगा कैसे? सवाल किसी दूसरे के दिमाग का है और मैं इसको समझाना चाहूंगा, जिसके समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो मामला उलझेगा। मामला उलझेगा तो जो मैं ओबीसी को यानी वंचित वर्ग एससी और एसटी के अलावा जो वंचित वर्ग है उसको जो देना चाहता हूं वो नहीं दे पाऊंगा। बाबा साहब ऐसे तो विद्वान नहीं होते, ऐसे ही तो सिंबल ऑफ नॉलेज थोड़े हो गए। हमको तो नहीं कहता कोई आपको और हमको, कोई क्यों कहते हैं? उसको था तब कहते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज। वो तुरंत इस बात को भाग गए कि मामला यहां गड़बड़ होने वाला है, इसलिए तुरंत उन्होंने क्या कहा, सरदार कोई बात नहीं, मैं 300 आर्टिकल 340 में यही लिख देता हूं जो आपने बोला है, हु इज द बैकवर्ड। अब आपने बोला वो गलत नहीं है ना, मैं जो बोल रहा था वो गलत था। अब आपने बोला है हु इज द बैकवर्ड, चलो ये लिख दिया हु इज द बैकवर्ड। इसके लिए राष्ट्रपति आयोग बिठाएगा, पता करेगा और एससी और एसटी के अलावा और कौन कौन सी जातियां हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, शैक्षणिक रूप से, उनको भी इस तर्ज पर जो है अवसर मिलना चाहिए। हो गया मामला। बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 आर्टिकल लिख दिया। 341 और 42 में एससी एसटी का सभी लोग जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 341 और 342 से पहले 340 ओबीसी के लिए बाबा साहब चाहते तो पहले एससी को दे देते, फिर एसटी को भी दे देते, उसके बाद वाले में 42 में रख लेते। देखते हैं, कोशिश करते हैं, इनको भी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन वो कहते नहीं, पहले इनको दिलाऊंगा उसके बाद में। बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी का ख्याल क्यों रखा? बताओ कोई? क्योंकि वो जानते थे कि मेरे निर्माता ओबीसी है। आज का ओबीसी, उस समय के शूद्र, वो जानते थे कि मेरे निर्माता वो हैं, मुझे इस मुकाम तक लाने वाले और ये कलम थामने और संविधान लिखने का अवसर देने वाले। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी का पहले ख्याल रखा। मुझे लगता है कि ये मैंने सिर्फ 3 ही सबूत दिए, साहू जी महाराज का, सयाजी महाराज का और बाबा साहब अम्बेडकर खुद का। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में, साहू महाराज के जीवन में, सयाजी महाराज के जीवन में जो इन चीजों को साबित करती है कि एससी एसटी ओबीसी तीनों ने मिलकर वो लड़ाई लड़ी थी। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का निर्माण ओबीसी ने किया था और बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी का कल्याण किया। जब अवसर मिला तो उन्होंने ओबीसी का कल्याण कर दिया, लेकिन ओबीसी को पता तक नहीं चली, ओबीसी को कानों में भनक तक नहीं लगने दी। कब तक नहीं लगने दी? 92 तक, 42 साल तक लटकाए रखा मामले को। कभी काका कालेलकर की रिपोर्ट को कचरे में डाल करके, कभी बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट को दबा करके 10 साल तक, जो 1980 में तैयार हो चुकी थी, उसको 92 में जाकर के लागू करते हैं, लागू भी करते हैं तो वो मंशा उनकी नहीं होती है और उसके बाद में 27% लागू करते हैं। आज हम एक महापुरुष के बारे में बातें कर रहे हैं, पेरिया रामास्वामी के बारे में। दिखने में आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल ही एकदम अनपढ़ जैसे लग रहे होंगे, बिल्कुल अपने गांव में बूढ़े बुजुर्ग होते रहते। इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण 50% से ज्यादा
नहीं हो सकता। इसलिए आरक्षण कितना है? 49.5, 22.5 SC ST का और 27 OBC का मिलाकर कितना है? 49.5। 50 नहीं हो सकता और 50 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारे बाप ने लिया ना 70%। तमिलनाडु बाहर है क्या? भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं आता क्या? तमिलनाडु ले लिया। तमिलनाडु अलग देश है क्या? ना भारत का संविधान है, भारत की सुप्रीम कोर्ट है, भारत की पार्लियामेंट लागू नहीं होती क्या? ठोक के लिया 70% लिया, आज भी लागू है।